हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग 12th फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर के एंड होने पर हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। जो यूनिट फर्स्ट है वो यूनिट फर्स्ट इस चैप्टर के साथ कंप्लीट हो जाएगी, जो मैंने बताया था आप लोगों को टोटल 7 मार्क्स की है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर थे हमारे? 4 चैप्टर। लास्ट चैप्टर है यूनिट नंबर फर्स्ट का विद्युत धारिता। अब इसके सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझते हैं वापस एक बार फिर। तो विद्युत मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि विद्युत क्या है। विद्युत सिर्फ एक नाम है जिसका सीधा सा मतलब आवेशों से है। यानी विद्युत एक ऐसा नाम है जिसका नाम आते ही सीधा सीधा माइंड में हमारे क्या आता है? आवेश आता है। और उन आवेशों के गुणधर्म, उनके गुण, आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में जो इंडिकेट करता है वो नाम है क्या? विद्युत या इलेक्ट्रिक। धारिता शब्द को मैं अभी कुछ देर बाद समझाऊंगा कि धारिता का मतलब क्या है। फिलहाल विद्युत को हम लोग देखें तो आवेशों के गुणधर्म मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, आवेशों की विशेषताएं भी पहले बता चुका हूं। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेशों के मोमेंटम से, या आवेशों में जो मूवमेंट आता है, यानी आवेशों की जो गति है उस गति से संबंधित करते हैं इस चैप्टर को ही स्टार्टिंग को। तो विद्युत धारा के अकॉर्डिंग या विद्युत धारा के आधार पर या विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने हिस्सों में वर्गीकृत हुए? विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के हो गए। पहला चालक पदार्थ और दूसरे कुचालक पदार्थ। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, आगे चल के हम लोग पदार्थों के 3 प्रकार पढ़ेंगे, उनको मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 पदार्थों से ही मतलब है, सिर्फ 2 टाइप से ही मतलब है, जिसमें पहला टाइप है चालक और सेकंड टाइप है कुचालक। चालक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और कुचालक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो चालक की परिभाषा हम लोग जानते हैं। चालक किसे कहते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, यानी जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। और विशेषता क्या होती है इसकी? कि जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाए, यानी आवेश एक स्थान से, मैंने मान लिया ए से और बी तक, बिना किसी परेशानी के पहुंच जाए, यानी उनका वेग 0 ना हो, वो गति कर सकें। उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ। क्या बोला जाता है उनको? चालक पदार्थ। किसे कहते हैं चालक पदार्थ? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता हो, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। या फिर विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, नहीं कहते?
10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है हम लोगों ने कि भाई विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाए, यानी जिनका वेग 0 ना हो, उन पदार्थों को क्या बोला जाता है, चालक पदार्थ। और सबसे अच्छा जो चालक है, यानी सबसे प्रबल जो चालक माना जाता है, वो माना जाता है किसको, चांदी को। होते तो बहुत हैं, ये कैसी है, सबसे प्रबलतम। होने को तो इसमें बहुत आते हैं, कौन कौन से आते हैं, जैसे अम्ल क्षार, चांदी, सोना, लोहा इत्यादि। और इन सब में सबसे प्रबलतम चालक वो क्या होता है, वो होती है क्या, चांदी। क्या होती है वो, चांदी होती है। आ गया बच्चों समझ में चालक, कोई डाउट नहीं है हमारे माइंड में। सेकंड देखते हैं हम लोग कुचालक। जब चालकों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो कुचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा जिनमें प्रवाहित नहीं होती, यानी कि जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट नहीं कर पाए, यानी जिनका वेग घटक 0 हो, यानी जिनमें आवेश एक स्थान पे क्या रहे, स्थिर रहे, आवेशों की गति नहीं हो, आवेशों में गति ना हो। उन पदार्थों को क्या बोला जाता है, कुचालक पदार्थ। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, चालक में और कुचालक में। कुचालक किसे कहते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और विद्युत धारा का सीधा सा मतलब मैं ये मान लूं कि जिनमें आवेश गति नहीं करते, जिनमें आवेशों की गति नहीं होती, उन पदार्थों को क्या बोला जाता है, कुचालक पदार्थ। और इनमें आवेशों के वेग का मान क्या होता है, 0। एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके, एग्जाम्पल होते हैं इनके रबर, मोम, अभ्रक इत्यादि। क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल, रबर, मोम, अभ्रक। और इन कुचालकों का ही एक और नाम है, वो नाम क्या है, वो नाम है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ ही होते हैं। और परावैद्युत को बोलते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत पदार्थों को क्या नाम दिया गया, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ। ठीक है, किनको, कुचालक पदार्थों को। अब मैं आपसे कह रहा था कि पदार्थ एक और प्रकार के होते हैं, और वो कौन सा टाइप है, वो होते हैं अर्धचालक। लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पे तो 2 ही प्रकार के हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पे तो 2 ही प्रकार के होते हैं, चालक और कुचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर तो कुचालक की भांति कार्य करते हैं। और जैसे ही उनको ताप दिया जाता है, जैसे ही उनको क्या दिया जाता है, ताप,
तो ताप देने पर वो चालकों की भांति व्यवहार करना आरंभ कर देते हों। उन पदार्थों को बोलते हैं क्या? अर्धचालक पदार्थ। और इस अर्धचालक पदार्थों को हम लोग पढ़ेंगे 16वें चैप्टर में। उसमें सिर्फ इसकी ही व्याख्या होगी, इसलिए मैं इसको सिर्फ नोटेट कर रहा हूं, क्योंकि ये अर्धचालक पदार्थ इस चैप्टर का भाग नहीं है। सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ताकि मैं जब चैप्टर नंबर 16 बताऊं कि भाई पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों के समझने में कोई दुविधा ना हो। ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल क्या होते हैं अर्धचालकों के, वो बता देता हूं। सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। यानी फोर्थ समूह के तत्व किसकी? पुरानी आवर्त सारणी के, पुरानी आवर्त सारणी से यानी मेंडलीव वाली से फोर्थ समूह के जो तत्व होते हैं, यानी फिलहाल के टाइम में 14वां वर्ग के जो तत्व होते हैं, उन्हें किस में शामिल किया गया? अर्धचालक पदार्थों में। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो इससे कोई ज्यादा मतलब है नहीं मेरा फिलहाल, क्योंकि इसको हम लोग 16वें चैप्टर में देखेंगे। चालक और कुचालकों में कोई अंतर नहीं है। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, एक चालक और दूसरे कुचालक। और कुचालकों को ही मैंने दूसरा नाम दे दिया। वो क्या नाम दिया उनको? परावैद्युत पदार्थ। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब यदि मैं आवेशों के लिए बात करूं, चलो हम लोगों ने विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पे बता दिया कि भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा कि भाई चैप्टर नंबर 1 में आपने बता दिया कि सर आवेश तो 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। नहीं, किसी परमाणु में हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं किसके लिए? पदार्थ के लिए। तो मैंने एक चीज छोड़ दी, क्योंकि आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हो, नॉर्मल चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रहती हैं कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ बनता है 2 या 2 से अधिक अणुओं से। पदार्थ का निर्माण किससे होता है? अणुओं से। और अणु किससे बनता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से। भाई पदार्थ का निर्माण किससे होता है? अणुओं से होता है ना, कि जब 2 या 2 से अधिक अणु संयोजित होते हैं तब पदार्थ का निर्माण करते हैं। अणु का निर्माण कैसे होता है? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोजित होते हैं तो अणु का निर्माण होता है। ये एक सीरीज है, एक चेन है। परमाणुओं से अणु बने, अणुओं से पदार्थ बना। ठीक है बच्चों? अब मैं किसी परमाणु में बात करूं कि भाई किसी परमाणु में आवेश कितनी अवस्थाओं में हो सकता है, यानी आवेश की अवस्थाओं के लिए बात करें तो आवेश मोस्टली 2 अवस्थाओं में होता है। कौन कौन सी? एक तो होती है मुक्त अवस्था और एक होती है बद्ध अवस्था। मुक्त अवस्था में जो आवेश होते हैं उनको तो बोलते हैं हम लोग मुक्त आवेश, और जो बद्ध अवस्था में आवेश होते हैं उनको बोला जाता है क्या? बद्ध आवेश। मुक्त आवेश यानी फ्री चार्ज, बद्ध आवेश यानी बाउंडेड चार्ज। बाउंडेड बोल दो, बॉन्डेड बोल दो, एक ही बात है।
तो आवेश दो अवस्थाओं में हो गया मेरा। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसका मतलब क्या है कि भाई मुक्त अवस्था में आवेश या बद्ध अवस्था में आवेश, इनका मीनिंग क्या है? किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? परमाणुओं के लिए। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी हम परमाणु ले लें इस दुनिया का, जैसे मैंने मान लिया Na ले लिया, ये Na मैंने क्या ले लिया? एक परमाणु ले लिया। तो Na का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। Na का जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 1। क्लियर है? ऐसे ही मैंने एक और परमाणु लिया, क्या? Cl, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? चलो छोड़ो, मैं एक में समझा देता हूं आपको, एक से ही मत लो उसको। अब इस 2 8 1 का मतलब क्या है? कि सर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि Na का ये नाभिक है, Na परमाणु का ये नाभिक है जिसमें इसका समस्त धनावेश केंद्रित है। समस्त धनावेश किसी परमाणु का नाभिक में केंद्रित होता है, सब जानते हैं। और इसके बाह्य जो कक्षाएं होती हैं, उन बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बेसिक साइंस है, बहुत पहले पढ़ी हुई। तो इस Na का जो नाभिक है जिसमें धनावेश रखा हुआ है, इसके बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जस्ट बाहर वाली में 2। इससे बाहर वाली में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट बाहर वाली में कितने हैं? 1 होते हैं। एक लाइन और पढ़ी है मैंने बचपन में, वो क्या पढ़ी है कि नाभिक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, वो क्वेश्चन क्या है मेरा कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर क्यों लगाते हैं? मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछ दिया? कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर क्यों लगाते हैं? या फिर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और मरोड़ दूं कि क्या मरोड़ दूं कि लगातार जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, लगातार जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं तो इनकी ऊर्जा की हानि होगी, और जब ऊर्जा की हानि होगी तो एट लास्ट जब ऊर्जा का लॉस होता हुआ चल रहा है, ऊर्जा की हानि हो रही है, तो ऊर्जा की हानि होते हुए लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर जाने चाहिए ना, पर क्यों नहीं गिरते? ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में क्यों नहीं गिरते? कोई बच्चा है जो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दे इसका। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि एक साइंटिस्ट हुआ था नील्स बोर, जिसकी परिकल्पनाएं हम लोगों ने 11th केमिस्ट्री में पढ़ी है। वो क्या कहता है? वो इसलिए नहीं गिरते क्योंकि mv²/r बराबर होता है kZe²/r²। के मतलब ये है कि नाभिक के द्वारा, इस नाभिक के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल
यानी आकर्षण बल संतुलित हो जाता है किससे? धनावेश और ऋणावेश के मध्य लगने वाले कूलाम बल से। किससे? धनावेश और ऋणावेश के मध्य लगने वाले कूलाम बल से। क्योंकि इसके जेडी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जेडी इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, जहां जेडी है नाभिक का आवेश और ई है क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है बच्चों, यानी नाभिक क्या करता है? नाभिक आकर्षण बल लगाता है इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, लगाता है ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो कक्षाएं नाभिक के पास हैं उन पर आकर्षण बल ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा। जो आंतरिक कक्षाएं हैं, जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं हैं, उन नाभिक के पास वाली कक्षाओं पर लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसमें आर बढ़ेगा वैसे वैसे लगने वाला फोर्स कम होगा। आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम हो जाएगा, आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। तो जो बाह्यतम कक्षा हुई, उस बाह्यतम कक्षा में या उस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल का मान बहुत कम होगा, अल्पतम होगा कि नहीं होगा? और जब बल अल्पतम होगा तो इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, छोड़ जाएगा इसकी कक्षा को, और इसकी कक्षा को छोड़ गया, इसलिए इस Na के ऊपर क्या आ जाता है? प्लस। आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ध्यान है, इस Na के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल अल्पतम है, और जब आकर्षण बल अल्पतम है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इससे छूट जाएगा, या Na अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसलिए Na क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश। आ गया समझ में? क्या हुआ? मुक्त आवेश की परिभाषा क्या बनी? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाले आकर्षण बल का मान अल्पतम होता है, यानी बहुत कम होता है, इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है इसलिए उसे क्या कहते हैं? मुक्त आवेश। आ गया? बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन छोड़ गया और ये मुक्त आवेश बन गया। अब बताओ, क्या यहां से भी आवेश छोड़ेंगे क्या अंदर से? आप लोग कह दोगे सर अंदर से आवेश नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि वो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधित हैं। वो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा क्या हैं? बंधित हैं, बॉन्डेड हैं, बद्ध हैं। तो उन आवेशों को क्या बोल दिया मैंने? बद्ध आवेश बोल दिया। आ गया बच्चों समझ में? या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? आप लोग कहोगे कि सर इनकी एक एक लाइन की परिभाषा है, इतना क्यों समझाया? समझाना पड़ता है क्योंकि समझना मुझे टॉपिक यहाँ चाहिए, दिल दिमाग में चाहिए टॉपिक कैसे आया, क्यों आया, वो सारे रीजन होने चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बनता है क्या? हम लोग कहते हैं
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो लास्ट में पृथ्वी सूर्य के ऊपर क्यों नहीं गिरी? उसका आंसर यहीं से निकलता है। बस इनकी जगह आवेश जो आ रहे हैं, इन आवेशों की जगह गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। मैं कहता हूं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, तो लास्ट में चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लगातार चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा की ऊर्जा की हानि हुई, और ऊर्जा की जब हानि होगी तो लास्ट में चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर आ जाना चाहिए ना। फिर क्यों नहीं आता? वो रीजन भी यहीं से आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? क्या है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि समझने में आसानी हो जाए, और मेरे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या समझेंगे कि आवेश दो अवस्थाओं में होते हैं, मुक्त अवस्था और बद्ध अवस्था। और मुक्त अवस्था किसे कहते हैं? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधित होता है, दुर्बल बंध द्वारा बंधित होता है, इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में वो मुक्त अवस्था में आ जाता है या मुक्त हो जाता है। बद्ध आवेश किसे कहते हैं? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधित होते हैं। किससे बंधित होते हैं? प्रबल आकर्षण बल द्वारा। इसलिए वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपने कोश को नहीं छोड़ते, और उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बद्ध आवेश या बॉन्डेड चार्ज। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही कारण है कि जब NaCl का निर्माण होता है, तो NaCl का निर्माण कैसे होता है? जब Na प्लस और Cl माइनस होता है। मतलब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? Cl को। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है? Cl को। और इस एक इलेक्ट्रॉन को देने के कारण ही Na पर तो धनावेश और Cl पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थों के प्रकार। तब तक आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे मैसेज करते रहें, और लास्ट में अगर मान लो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती हो तो वैसे आप लोग सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है, और फिर भी यदि कोई किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो वो मेरा नंबर नोट कर लो, 9694665685। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें और आप लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं हैंड टू हैंड सॉल्व आउट करूँगा। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, गुड बाय।